हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11/2023 के जो पीवाईक्यू है इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। और इसमें टोटल जो आपके सेट है वो टोटल सेट आपके 12 है, ठीक है। और आपको पता ही है कि आपके जो पेपर है वो 20 जून से शुरू है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्लास है आपकी ये एसएससी सीपीओ सीजीएल एमटीएस अप टू ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो तो शुरू करता जी क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला सेट है, एक सेट में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पेपर आपका जो है 27 जून 2023 को हुआ था। और आज कितनी है, आज है 19 जून 2024, ठीक है। तो लगभग एक साल पहले ये आपका जो है पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस वाले स्पेशली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारत में जो दादा भाई नौरोजी थे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष बने थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। स्थापना आपको पता ही है 1885 को हुई थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की जो किताब है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब जो है 1901 में पब्लिश हुई थी। यूपीपीसीएस में इसके बारे में पूछा गया था। दादा भाई नौरोजी ही पहले वो भारतीय थे जो ब्रिटेन में फिन्सवरी से क्या चुने चुने गए थे, वहाँ के एमपी चुने गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, सांसद चुने गए थे, यानी मेंबर ऑफ कॉमन हाउस, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ही पहले वो भारतीय थे जिसने सबसे पहले नित्यानंदन का सिद्धांत बताया था, ठीक है। ड्रेन थ्योरी दी थी, DRAIN, ड्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो कुछ ये क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। और कांग्रेस की सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता करने वाले भी आपके जो है भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी थे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की 2011 की जनगणना। देखो मैंने आपको बताया था बेटा, जनगणना जरूर देख लेना। जिनका फेज़ 12 का, सीजीएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, सीएचएसएल का पेपर है आपके, इस जनगणना में से 2 क्वेश्चन आपके 100% आते हैं, ठीक है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो एक तो लक्षद्वीप है और एक है दमन और दीव, ठीक है। लक्षद्वीप और दमन और दीव। तो ये जो लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर में है। कहाँ पर है बेटा? अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और लक्षद्वीप की जो राजधानी कवारत्ती है, क्या है? कवारत्ती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है, मलयालम। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम है, ये याद रखना, ठीक है। तो अरब सागर में आपका जो है लक्षद्वीप स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। राजधानी कवारत्ती है। इसके अलावा चलो, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की है, ठीक है। उसके बाद दमन और दीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। यानी आपको वो विटामिन बताना जो यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जल में घुल जाता है, जो आपके शरीर की रक्त तंत्रिकाओं, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यानी हमारे जो रक्त तंत्रिका है यानी आरबीसी जो है उनको स्वच्छ रखने में सहायता करता है। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। क्या नाम है बेटा? विटामिन B12 मतलब विटामिन 12। क्या नाम है?
विटामिन B12, ठीक है। इसमें 12 जो है इक्वल लिख रहा है बराबर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इस विटामिन का जो केमिकल नेम है इसको हम साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं। साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। हमारे शरीर में अच्छी चीज़ और याद रखना, ये जो विटामिन B12 है ना, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट एक तरह से आयरन ही होता है, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है एनीमिया। क्या नाम है बेटा, एनीमिया। तो उस रोग का नाम क्या है, एनीमिया। तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में पाया जाता है। साइनोकोबालमिन इसका केमिकल नेम है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट की कमी से यानी लोहे की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, याद रखना। और वैसे एनीमिया रोग जो है आपका आयरन की कमी से होता है। किसी कमी से होता है, आयरन। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो आपका पालक में होता है, ये भी आप याद रखना। किस में होता है, पालक में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह है परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। तो ये आर्टिकल आपका 51 है। तो आर्टिकल 51 क्लोज ए ये निर्धारित करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल कौन से भाग में आता है, भाग 4 क में। हमारे संविधान का जो भाग 4 क है ये उसमें आता है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये जो आर्टिकल आपके इनमें से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, रानी गाइदिनुल्यू, ये लिख रहा हूँ, रानी गाइदिनुल्यू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी है भाई, हेराका। ये क्वेश्चन छोड़े तो हमने पहली बार सुना भाई क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है 2020 तक। तो भारत 2020 तक जो है दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में, अब भी दूसरे स्थान पर है, याद रखना, ठीक है। चावल का जो हेड ऑफिस है ठीक है, भारत में कहाँ पर है, कटक में। कहाँ पर है, कटक में। जो चावल शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, कटक में है। कटक कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, महानदी पर है कटक, ठीक है। कटक किस राज्य में है, उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और कटक में किसका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का। किसका हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, ठीक है। ये महानदी है, महानदी जो है, इस महानदी पर कौन सा बांध है हमारा, हीराकुंड बांध। कौन सा बेटा, हीराकुंड बांध, ठीक है। और टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। तो ये जो हीराकुंड है ना, हीराकुंड ये सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा है। और सबसे ऊंचा कौन सा है, टिहरी, ठीक है, याद रखना। चलो 7 मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का इनोवेशन, इसको छोड़ दूँ, ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, देखो आज ही पढ़ाया है मैंने आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, ओडिसी। किस नृत्य के लिए जाना जाए भाई, ओडिसी नृत्य के लिए जाना जाए, ठीक है। देखो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है कौन है, रतिकांत महापात्र। तो रतिकांत महापात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है और इसका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। तो वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा हमारा, ओडिसी हैगा। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसा राज्य का है, ठीक है, याद रखना। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखना, उड़ीसा की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस उड़ीसा के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, पहले नवीन पटनायक था। तो 24 साल बाद जो है, 24 साल बाद वहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बनी है, ये भी आप याद रखना। और बीजेपी का ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बना, उसका नाम है चरणजीत सिंह मांझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, चरणजीत सिंह मांझी, ठीक है। मांझी द माउंटेन आपने मूवी देखी होंगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चरणजीत सिंह मांझी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने जो भारतीय जनता पार्टी के है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलो चिल्का झील भी आपकी उड़ीसा में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। तो है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड,
ठीक है, याद रखना क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ठीक है, तो अरब सागर मतलब गुजरात की साइड में गिरती है। ठीक है, याद रखना। आपका गुजरात भी जो है अरब सागर के तट पर है, ये आप याद रखना। और आपका लक्षद्वीप भी अरब सागर में है। तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसकी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। ठीक है, याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकलती कहाँ से बेटा? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस बात की पुष्टि हुई है? तो वो वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, याद रखना। तो हमारे ये वेद कितने? 4 वेद है। ये पहला ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना है। और दूसरे नंबर का है देखो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद आपका वो ऋग्वेद का, याद रखना। इसका जो पाठ करने वाला मुनि होता है उसको होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, होत्र, याद रखना। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख होगा वो ऋग्वेद में ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पहले गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ आ गया सेंसस का, जनगणना का। तो भारत की 2011 की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो आपकी जनगणना के क्वेश्चन 100% आते हैं, तो थोड़ा सा जनगणना को आप देख लेना बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रेमी और ऑस्कर दोनों ही पुरस्कार दिए गए हैं? बेटा गुलजार को। गुलजार कौन है? गुलजार एक शायर है। कौन है? गुलजार एक शायर है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। एक बार सभी छात्र जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इसको छोटो क्वेश्चन को आगे चलो, 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है? मेरी फिल्म। आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी फिल्म। ठीक है, तो मेरी फिल्म जो आत्मकथा है यह बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये PYQ है बेटा, और PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके जब पिछले साल आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं तो आप खुद देख लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ध्यान से एक क्लास को देखिए, डेली क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, और अच्छी तरीके से रिवीजन रखना इस चीज़ का। ठीक है, अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच, जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने? सुमित नांगल। कौन बने? सुमित नांगल। तो जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने? सुमित नांगल। ठीक है, याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो वो है आपका सौर ऊर्जा का निवेश। क्या है बेटा? सौर ऊर्जा का निवेश। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शस्योत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है बेटा? वो है हुतरी। तो शस्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ये हुतरी जो है कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये जो फेस्टिवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है बेटा? वो है आपकी उड़ीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। तो ये देख लो आ रहा है आपका फेज 12 में। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा संबंधित है? ओडिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा से इसका संबंध है, ठीक है। जगन्नाथ मतलब विष्णु भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सल्तनत काल का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को जो है दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को इसने 1000 दिनार में ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था? 1000 दिनार में ख़रीदा था, ठीक है। इसलिए उसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। और दूसरा जो उसका सेनापति था उसका नाम था गाजी मलिक, जो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और उस समय ये जो है इलाहाबाद, आज का इलाहाबाद यानी प्रयागराज मतलब कड़कमानीपुर, कड़कमानिकपुर, प्रयागराज का शासक था, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से थी? तो भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, वह भारत के किस राज्य से थी? तो उसका संबंध बेटा केरल से था। केरल से संबंध होने का मतलब है, केरल में क्या क्या प्रसिद्ध है देखो। केरल की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है पेरियार नदी, पेरियार, ठीक है, याद रखना। साक्षरता दर के मामले में भी आपका केरल ही सबसे प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट केरल का, ठीक है। मसालों की रानी कहा जाता है केरल को, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलो, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? ये क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ाया आपको। तो काला शिष्ट पत्थर से, ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो काले शिष्ट पत्थर से जो है होयसल वंश के राजा ने 1150 में करवाया था। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है चैप्टर नंबर 7 में है, जिसमें आपने मठ, बौद्ध मंदिर, ETC के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन उसमें ही है, ठीक है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानी द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्धक के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है? पायरेनोमीटर, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय या पुरुष टीम चैंपियन थॉमस कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1919 में। कब किया गया था? 1919 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1919 1949 अभी ये बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियन थॉमस कप, यानी सबसे पहले जो थॉमस कप है उसका आयोजन 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां, पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स से, ठीक है। ओके बेटा, देखो अब हम सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है GS के 25 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 27 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और एक क्लास में हम एक शिफ्ट को कवर करेंगे, कंप्लीट 4 शिफ्ट होती है ना एक दिन में, तो चारों कवर करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कम बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा सम हो जाता है फिर वीडियो लंबी होती है, ठीक है। चलिए, तो सेट नंबर सेकंड पर देखिए आप अच्छे से, बिल्कुल फिक्स सिलेबस है SSC का, ठीक है ना। देख लो एक बार क्लास शुरू होगी क्या? हाँ, शुरू होगी। देखो भाई, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि एक क्लास बनाने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम की कदर क्या करें आप लोग बस, ठीक है ना। डेली अपनी क्लास देखिए, टाइम पे आएगी क्लास आपकी, ठीक है ना। चलिए, रोहन बोपन्ना, फिर क्वेश्चन आ गया।
रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन को जनवरी 2022 में शुरू हुए निम्नलिखित में से किस टेनिस टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के युगल का मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला? टाटा ओपन महाराष्ट्र। ठीक है, टाटा ओपन महाराष्ट्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? 1801 में। जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो देशी रियासत थी वो आपकी अवध थी। फर्स्ट जो थी वो अवध थी। ठीक है, और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछे कि डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाई गई थी, डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाई गई थी, उस हड़प नीति डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाई गई थी, उस हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले सबसे बाद में जो राज्य मिलाया गया था वो भी आपका अवध था। यानी अवध वो रियासत थी उस समय जो हड़प नीति के द्वारा सबसे बाद में अंग्रेजी साम्राज्य मिलाई गई थी। और सबसे पहले जो है 1848 में जो है सतारा को मिलाया गया था। किसे मिलाया गया था? सतारा को। ठीक है, किसे मिलाया गया था? सतारा को। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी अनंत नागेश्वरन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फिलहाल भी यही है। तो अगर पिछले साल फेज़ 11 में इसको पूछा गया है तो एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल और फेज़ 12 में पूछने के चांस है। तो वी अनंत नागेश्वरन कौन है? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर है, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? 1993 में। कब हुए थे बेटा? 1993 में हुए थे, याद रखना। कब हुए थे? 1993 में हुए थे, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के जो आम चुनाव थे पहली बार कब हुए थे? 1993 में हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अंग्रेजी में एनसीआर बोलते हैं। आपने सुना होगा ना नाम एनसीआर। एनसीआर मतलब एन फॉर नियर कैपिटल रीजन। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है उसे एनसीआर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो 1993 में हुए थे, याद रखना। और जो आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों को जो है, आम चुनावों का जो शब्द होता है वो मतलब इसका जो अर्थ होता है लोकसभा के चुनाव। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है 5वां क्वेश्चन, कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत लोक सेवक, कर्मयोगी भारत योजना जो है इसके द्वारा जो लोक सेवक होते हैं उनको डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक्स में किस खेल में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने रजत और कांस्य पदक जीता? ऊंची कूद में। तो क्वेश्चन पूछना तरीका देखो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो टोक्यो पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक होगा जालिए। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक, पैरालंपिक का मतलब है जिसमें लंगड़े लूले भाग देवे। ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं वे जिस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पैरालंपिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में किस खेल में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने रजत और कांस्य पदक जीता? ऊंची कूद में। ठीक है, याद रखना। तो थोड़ा सा आप जो है इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स थे और टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम थे इनमें किसको क्या अवार्ड मिला है, किसने कितने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते, वो थोड़ा सा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू, अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों में घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि रोकने में मदद करता है? तो वह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड। वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? साबुनीकरण मान द्वारा। वसीय अम्ल का जो आणविक भार है वो कैसे निर्धारित किया जाता है बेटा? साबुनीकरण के द्वारा। साबुनीकरण का मतलब होता है सेफनिफिकेशन।
सपोनिफिकेशन मतलब इस प्रोसेस के द्वारा साबुन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो 9वां है नृत्यांगना युगल कमलिनी। नृत्यांगना युगल, नृत्यांगना मतलब नाचने वाली, ठीक है, जो नृत्य करती है। तो नृत्यांगना युगल, युगल मतलब दो है, तो दो का जोड़ा है, पेयर का। नृत्यांगना युगल एक का नाम क्या है, कमलिनी है, दूसरी है नलिनी। अस्थाना को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया और वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक से। कथक कहाँ का है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, याद रखना। तो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये यूपी का है। ओके, तो आपको जो है अपने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, इनमें जो भी साहित्य के क्षेत्र में कला से रिलेटेड व्यक्ति है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया है, और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीएस का बनता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया जाता है बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी। ओके, बेटा एक बार सभी के सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी इतिहासकार है, नाम था हरिसेन। और हरिसेन ने क्या करा था, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लेके रचना करी थी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। तो सीमांत कामगार कौन है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। ठीक है, 12वां है वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया बेटा, भारत और अरबी। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क, क्लीन एंड जर्क, किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का उपयोग किया जाता है बेटा, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, क्लीन एंड जर्क। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, वो है आपका अनाईमुडी। कौन सा है, अनाईमुडी इंपोर्टेंट है, आपने कई बार पढ़ लिया और आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी कौन सी है, अनाईमुडी है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1921 में केरल के मालाबार तट पे एक विद्रोह हुआ था, जनजातीय विद्रोह, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं हम। किस विद्रोह के नाम से जानते हैं बेटा, मोपला विद्रोह कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1921 में। कहाँ पर होता, केरल के मालाबार तट पे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय कृषि में हरित क्रांति का क्या अर्थ है। तो खाद्यान्नों के उत्पादन को असाधारण वृद्धि करना। जो खाद्यान्न की जो वस्तुएं है उनके उत्पादन में असाधारण वृद्धि करना हरित क्रांति है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से, पंजाब से। कहाँ से हुई थी बेटा, पंजाब से। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, याद रखना। अब ये मतलब जो है टपक गए मतलब मर गए, ठीक है ना, और इनको भारत रत्न भी दिया गया है।
एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। जिनको अभी भारत रत्न मिला है ना, चौधरी चरण सिंह को, एम एस स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को, 100% आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इनका योगदान याद रखना, ठीक है। इनका जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं वो भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल सबसे ज़्यादा भारत रत्न दिए गए हैं, ये भी याद रखना। कम से कम 6 भारत रत्न दिए गए हैं, जबकि एक साल में भारत रत्न देने की जो कैपेबिलिटी है वो मात्र 3 है, ठीक है। ओके बेटा, देखो तो भारतीय कृषि में हरित क्रांति, ये हरित क्रांति बता रहा था यार, ये घर के परेशान कर देखा मैं कहीं, बीच में क्लास ही नहीं बनाने देते, फ़ोन करो जा। चलो ठीक है, फिर देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, याद रखियो, 1571 में, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? जामा मस्जिद का। अब जामा मस्जिद भी कई सारी है, एक या आगरा में जामा मस्जिद है, एक दिल्ली में जामा मस्जिद है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो जो आगरा की जामा मस्जिद हैगी, उसका जो गेट है वो आपका बुलंद दरवाज़ा है। अकबर ने बनवाया था, क्यों बनवाया था? जो राजस्थान के शासक थे और गुजरात के जो शासक थे, वे कभी भी विद्रोह कर देते थे, ठीक है। तो उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखने के लिए अकबर ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित? देखो इसका मतलब है कि कौन सा आर्टिकल ये मतलब जो है व्यवस्था करता है कि अगर किसी विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से पूरा का पूरा पैसा मिलता, फंड मिलता है। जैसे हमारा चौधरी चरण सिंह है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, DU JNU है, तो चौधरी चरण सिंह को जो है राज्य सरकार से ज़्यादा फंड मिलता है, केंद्र सरकार से कम मिलता है। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, DU को, JNU BHU को, इनको केंद्र सरकार से ज़्यादा फंड मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना। तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 28 करता है। समझ में आ गई ना। तो सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई भी जो हमारा विश्वविद्यालय होता है, कोई भी हमारा जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, अगर उन्हें राज्य सरकार से फंड मिल रहा है, राज्य सरकार का मतलब यहाँ पर देश और राज्य की बात हो रही है, तो वे किसी भी धर्म विशेष के मामले में शिक्षा नहीं देने के, ठीक है, धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ाने के बिल्कुल भी। आई बात समझ में? मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, इनके बारे में नहीं पढ़ाने के बिल्कुल भी, ठीक है ना। सबको समान तरीके से पढ़ा जाएगा, याद रखना। 1900 क्वेश्चन है भाई आपका, फिजिक्स का है, इसको छोड़ दीजिए। प्रतिरोध क्या होता है? व्हाट इज रेसिस्टेंस, ये जरूरी है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो किसी भी करंट के फॉलो होने का विरोध करती है, ठीक है, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। भारत में साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु क्या थी? टूवर्ड्स ट्रू फ्रीडम, टूवर्ड्स ट्रू फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है बेटा? श्रम शक्ति भागीदार। कौन सा है? श्रम शक्ति भागीदार। कौन सा है? श्रम शक्ति भागीदार, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वायलिन। कौन सा बजाया जाता है? वायलिन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वायलिन बजाया जाता है, वायलिन, ठीक है, याद रखना। कौन है? नंदिनी है और रागिनी। तो नंदिनी और रागिनी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? वायलिन बजाते हैं, वायलिन, ठीक है, वायलिन वायलिन वायलिन, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, ठीक है। उपन्यास अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है, उसके लेखक है विक्रम सेठ। तो ये भी आपका स्टैटिक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से हुई थी? कथकली। तो 2 क्वेश्चन हो गया देखो आपके शास्त्रीय नृत्य वाले। इस ऊपर आपको जो है 2 और 2 4 हो गए। ओडिसी के 2 क्वेश्चन आ गए, कथक का 1 आया और कथकली का 1 आया। तो 4 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक में से। 25 में 4 एक टॉपिक में सारे, ठीक है। तो 16% मतलब इस टॉपिक में सारा। तो निम्नलिखित में से किसे भूमिगत गुफाओं खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंप तरंगों के कारण होता है? निपात भूकंप। छोड़ इसको। आज मैंने आपसे पूछा था सुनामी कैसे आती है, ठीक है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। जब हमारे समुंदर के अंदर, ठीक है ना, भूगर्भिक हलचल होती है,
तो उससे निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। जितना कम निम्न दाब होगा उतना ही प्रचंड आपका सुनामी या चक्रवात आएगा। ठीक है, याद रखना। चक्रवात जब भयानक रूप ले लेता है उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी जो है जापानी शब्द है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो बेटा देखो ये हमने 2 सेट कर लिए, तो अब हम तीसरे सेट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसकी ओर बढ़ रहे हैं? तीसरे सेट की ओर। यानी हमने अब तक जो है टोटल 50 क्वेश्चन कवर अप कर लिए इस क्लास में। कितने कर लिए? 50 MCQ क्वेश्चन, 50 वन लीनियर क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए, 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं।